गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम NIOS स्पेशल 10th क्लास हिंदी मीडियम का मॉड्यूल 4 का अध्याय 12 ऊर्जा का स्रोत पढ़ेंगे और दमदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं सूरज अमीरुल सेठ और आपको आज मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। मैंने आपके सिलेबस को पूरा खंगाला है, पूरा देखा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि CBSE के सिलेबस से आपका सिलेबस कई गुना आगे है, मच बेटर है, इन्फॉर्मेटिव है, मज़ेदार है। तो आप बहुत लकी हैं कि आप इस सिलेबस के साथ साइंस पढ़ रहे हैं और आपको सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वीडियोज टू वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो आइए, हमारा जो टॉपिक है ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा। बोले ऊर्जा क्या होता है? तब जैसे मान लेते एक बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है 60 साल का, अरे इसके पास तो एनर्जी नहीं है, ये एकदम कमजोर आदमी है ये। अच्छा, एनर्जी का मतलब जब हम बात करते हैं, अरे खाया पिया करो यार, मजबूत शरीर होगा, अब बढ़िया से होगा, एनर्जी बनेगी, वहाँ भी बिल्कुल जो फैक्ट बात होता है। क्योंकि अगर हम अनसाइंटिफिक तरीके से बात करें तो वहाँ पर ये होता है, लोगों को लगता है हम खाना पीना खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा और उसके बाद जो है हमारा जो है ताकत बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा। बट एक्चुअली में अगर साइंटिफिक तरीके से बात करें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको आप पाचन क्रिया कहते हैं, अगर आपका पाचन क्रिया सही नहीं है तो आप कितना भी खाना खा लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके सेल्स में यानी आपकी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा नहीं बन पाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा जीव विज्ञान में, अभी अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, तो उसमें बताऊंगा पाचन वगैरह में, तो बताऊंगा हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं और हमारे शरीर में अरबों खरबों ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर यह अभिक्रिया चलती है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और बर्न करने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, घर में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, किचन में खाना बनता है वो खाते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा कहाँ पर है, ऊर्जा का मतलब कैसे बोलेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी को काम करने के लिए दिया जाता है तो लगातार 10 घंटे काम कर सकता है और एक आदमी को दिया जाता है तो थक होके फुस हो जाता है, थक जाता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, वो ज़्यादा काम करेगा और जिसके पास कम ऊर्जा होगा वो क्या करेगा, कम काम करेगा। तो इसलिए ऊर्जा को जो हम डिफाइन करते हैं, ऊर्जा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता, क्षमता मतलब होता है एबिलिटी, कितना समय वो काम कर सकता है, उस काम को कितना बेटर तरीके से कर सकता है, उसको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा जरूरी नहीं, जो आम लाइफ में आप देखते हो ऊर्जा कई तरीके के होते हैं। जैसे अब आप देखो, आपके घर में बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी को देखोगे तो बल्ब जल रहा होगा, वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। आप जो खाना बनाते हैं वो तापीय ऊर्जा है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं वो एक गतिज ऊर्जा है। पंखा घूम रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये एक ध्वनि ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है कई तरीके के होते हैं और ऊर्जा के बारे में कहा जाता है ऊर्जा संरक्षित होता है, यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं ऊर्जा संरक्षित होता है। तो आइए इन सारे पॉइंट को हम बोर्ड पर लिखते हैं और समझते हैं। तो मैंने आपको बताया ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। अरे वाह, गाना बन गया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अरे वाह, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा देखा जाए तो एक राशि है। तो इसको कैसे मापेंगे, समय को सेकंड में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं। तो अलग अलग राशियों को अलग अलग मात्रकों में मापते हैं। तो कैसे पता चलेगा ऊर्जा है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है, इसका जो SI मात्रक है, बहुत सारे मात्रक है लेकिन जो SI मात्रक है वो जूल होता है, इसको J से डिनोट करते हैं। अच्छा, दूसरे मात्रक भी कुछ होते हैं, कैलोरी भी इसका एक मात्रक होता है। एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। J लिख देते हैं, चलिए जूल ही लिख देते हैं आपके लिए। तो एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो हमने देखा ऊर्जा के बारे में कि भाई ये ऊर्जा है और इसको जूल में मेजरमेंट करते हैं। और आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं
कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित होता है। ऊर्जा क्या होता है, क्या होता है ऊर्जा? तो ऊर्जा संरक्षित है। संरक्षित है का मतलब ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया यानी नष्ट किया जा सकता है। बहुत मजेदार चैप्टर है, मैं लेंदी से बनने नहीं दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ऊर्जा को हमने देखा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एसआई मात्रक जूल हो गया, मैं बोलूंगा 100 जूल, मैं बोलूंगा 50 जूल, मैं बोलूंगा 2000 जूल। आप समझ जाओगे मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। अगर कैलोरी में बात करूंगा तो 4.2 जूल हो गया। अच्छा, ऊर्जा कहाँ कहाँ मिलता है? तो आप देखेंगे कि ऊर्जा मिलने के लिए आपको जो है, चलिए कहाँ, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब हो गया, इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं हम लोग कि ऊर्जा किस तरीके, किन किन नामों से आपके सामने आएगा। तो ऊर्जा के कई रूप होते हैं। मैंने बोला ना निर्माण किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, ये कह रहा ना तुम हमें बना सकते हो, ना मुझे नष्ट कर सकते हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि कहते हैं आत्मा अमर है, ना इसे मतलब मारा जा सकता है, ना इसे खत्म जिंदा मतलब पैदा किया जा सकता है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता है, जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई। ऊर्जा भी वैसा ही है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे कि अब आप देखिए, जहां बिजली घर होता है, तो जहां बिजली का उत्पादन होता है वहां क्या होता है, टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन घुमाए जाते हैं, चुंबक रखा जाता है। अभी आप पढ़ेंगे विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पर पैदा होता है, क्या पैदा होता है, विद्युत पैदा करने के लिए नीचे कोयला को जलाया जाता है। तो कोयला जलाते हैं मतलब क्या, तापीय ऊर्जा होती है, वो तापीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, वो गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा में, वो विद्युत ऊर्जा आपके घरों में आता है, फिर उस विद्युत से आप पंखा चलाते हैं, फिर वो गति ऊर्जा में बदल गया, आप बल्ब जलाते हैं, फिर से वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा से थोड़े से हीट भी आता है यानी तापीय ऊर्जा में बदल गया, उससे आप टीवी चलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। यानी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदलता रहता है। ये तो वो हो गया कि ही मैं माया का जाल हूं, ये एक माया का जाल है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। अभी देखा होगा आपने पुराने महाभारत रामायण एपिसोड, या एक अलिफ लैला आता था पहले के सीरियल आता था, तो उसमें जो है अजीब अजीब तरीके से लोग रूप बदलते थे एकदम, और एक से राक्षस आता था, मतलब अजीब तरीके हंसते भी थे, ही उनकी हंसी भी बड़ी अजीब हुआ करती थी। तो आजकल तो खैर वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से रूप बदल लिया, यूं बदला तोता बन गया, यूं बदला बकरी बन गया, यूं बदला तो इंसान बन गया, सांप बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो ऐसे ही ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, केवल क्या होता है, परिवर्तित होता है। यानी ऊर्जा को हम ना निर्माण कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। तो किन किन ऊर्जा के रूप में आएगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, अभी क्लियर कर देता हूं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये दो ऊर्जाओं को बनाने से बनता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए जब वस्तु जो है गति में नहीं होगी, स्थितिज में होगी, तो कहते हैं कि जब आपके छत पे टंकी में पानी रखा हुआ है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसको पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसके पास कितना पोटेंशियल है, तो कितनी हाइट पे रखा गया है उससे हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला mgh निकालते हैं, mgh से निकालते हैं इसका मतलब द्रव्यमान, g ग्रेविटी और कितनी हाइट पर है, इससे निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv², ये गति ऊर्जा होता है, यानी जब कोई गति में वस्तु होता है तो उसका द्रव्यमान और उसके वेग के स्क्वायर को जब हम गुना करते हैं तो इससे मिलता है गतिज ऊर्जा। और इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है यांत्रिक ऊर्जा। तो जैसे मैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बोलूंगा तब समझ जाना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे मैं आपसे पूछूं आपका पंखा घूम रहा है, तो आपका पंखा जब मूव कर रहा है तो किस में है, गति में है, तो गति में होने की वजह से उसका कुछ वेग भी होगा, द्रव्यमान तो है ही उसके पास, तो आप किसी का भी गतिज ऊर्जा बता सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना भी गतिज ऊर्जा बता सकते हैं, बस किसी भी दुनिया की किसी भी गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा बता सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए उसका कितना द्रव्यमान है और आपको ये पता होना चाहिए कि उसका कितना वेग है, तो आप गतिज ऊर्जा बता सकते हैं।
आप किसी का स्थितिज ऊर्जा भी बता सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि टंकी में पानी रखा है तो टंकी के साथ पानी का कितना वेट होगा, मतलब कितना केजी होगा। अब मान के चलिए 500 केजी है या 1000 केजी है, ये केवल पता करना है। फिर देखिए कितनी हाइट पर है ये। अब वही टंकी में से पानी जब गिरने लगेगा तो वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। वापस इस तरीके से आप देखेंगे कि ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे अब बात मैं करता हूँ, टंकी में पानी भरा हुआ है, टंकी में पानी भरा हुआ है, वो स्थितिज ऊर्जा है। मान के चलिए कि 10,000 जूल है, मान के चलते वो 10,000 जूल है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो गति में, यानी पानी गिरेगा, पानी निकलना शुरू होगा, तो जब पानी वो गिरेगा तो वेग भी होगा। तो वेग होने का मतलब है कि अब यहाँ पर मान के चलिए 2000 हो गया गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया, अब गतिज ऊर्जा हो गया 4000, तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 6000। अभी भी 6 4 जोड़ेंगे तो 10,000, इससे पहले भी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10,000। और आगे गतिज ऊर्जा हो गया 5000, और आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा हो गया 5000। 5 और 5 जोड़ेंगे 0, तो इस तरीके 10,000। तो इस तरीके से देखेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़कर एक जो निश्चित ऊर्जा का मात्रा आ रहा है वो नहीं बदल रहा है। हाँ, इनमें से कोई ज्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, तो ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा। चलिए इसके बारे में जानकारी दे दिया। सेकंड, इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा होता है। ऊर्जा के बहुत रूप है भाई, ये माया का जाल है, ये एक माया का जाल है। प्रकाश ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा के नाम से आ रहा है, डरना मत इनसे। तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हो गया। और कौन कौन से ऊर्जा है अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं, ध्वनि ऊर्जा, इतने सारे ऊर्जा, और भी बहुत सारे होंगे जो आते जाएंगे। तो ये हो गया आपके ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हो गए, कितने तरह के, इस तरह का ऊर्जा हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊर्जा आखिर आता कहां से है। ऊर्जा, तो देखिए कहते हैं कि ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग बोलते हैं, ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। जहां ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजों को हम लोग ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें कौन कौन होती है, तो जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म में क्या होता है, हम पहले लिख लेते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, फिर डिटेल जानेंगे। ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या कहलाता है, ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। अब अगर हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करेंगे तो ऊर्जा के स्रोतों में कौन कौन सा आ जाएगा, तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, प्राकृतिक गैस है। यानी ये जो आते हैं ये जीवाश्म में ही आते हैं। ये जीवाश्म में आने का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ एग्जाम्पल, फिर आगे भी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले डीजल लिखते हैं, पेट्रोल लिखते हैं, केरोसिन, सुना है नाम आपने, अरे डरना नहीं, चिरकुट टाइप का चैप्टर है यार, आपको फालतू में डरा देता है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, आप कोयला लिख लो, ये सब क्या है इत्यादि में। प्राकृतिक गैस लिख लो, नेचुरल गैस जो बहुत आजकल चल रहा है, गाड़ियों में भी जानते हैं, सीएनजी, इसकी भी अपनी कहानी है। पहले एक सीरियल आता था, सीरियल क्या आता था, आप बीती के नाम से आता था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही वो शुरू होता था तो सबसे पहले तो बड़े खतरनाक खतरनाक चुड़ैलों के और भूतनियों के फोटो आते थे। तो उस समय मैं छोटा था और जब वो स्टार्ट होता था तो उसके अगले 60 सेकंड या जो भी स्टार्टिंग होता जिसमें वो बताया जाता है, ये आप बीती है, तो आप बीती का मतलब था कि उसकी पुरानी कहानी, मतलब कैसे यहाँ तक वो बना है, कैसे वो भूतनी बनी है, कैसे वो चुड़ैल बनी है। और ख़तरनाक तरीके के फ़ोटो आते थे, कभी कटा, कभी बाल उड़ा हुआ, कभी ये कभी वो। तो मैं क्या करता था कि रजाई में थोड़ी देर के लिए छुप जाता था, और उतनी देर के लिए, छोटे थे, 6 साल की उम्र थी, 6-7 साल की उम्र थी, तो उतनी देर के लिए क्या होता था, मुझे पता होता था कि इतनी देर तक ही आएगा। और उसके बाद वो अजीब तरीके से बोलता था, ये घटना काल्पनिक, ये वो फिर बताते हैं, फिर वो अपनी बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये भी जहां से आए हैं ना, इनकी भी एक आप बीती है, इनकी भी एक कहानी है, इनके पीछे भी किसी की मौत हुई है। मर्डर नहीं हुआ है, मौत हुई है। कैसे मौत हुई है हम आपको भी बताएंगे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले कुछ और जानकारी हम आपको देंगे, अभी ध्यान रखिएगा, मैं आपको इनकी कहानी बताने वाला हूँ कि आखिर डीजल कैसे बना, पेट्रोल कैसे बना, केरोसिन, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब आया कहाँ से, आखिर किसकी मौत हुई, क्या हुआ। ध्यान से देखिएगा इन लोगों को, ये लोग ऐसे नहीं आए हैं,
इनके पीछे किसी न किसी की मौत हुई है। और मौत होने में कितना वक्त लगा, कैसे डिकम्पोज हुए और कैसे कहाँ पर हुआ, सारी जानकारी हम लेंगे। खैर, अभी हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊर्जा, अगर हम बात करते हैं, एक होता है ना ऊर्जा की एक बार, वन टाइम होता है, एक बार आप इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद कुछ खत्म हो गया, मतलब एक बार हमने इस्तेमाल किया। अब हमारे पास, मैंने बोला ना आपको जो है, जैसे कि मैं 10 किलो आटा दे दूं या 10 किलो चावल दे दूं, तो अब आपको वन टाइम हो गया ना। वो वन टाइम का मतलब क्या होता है कि अब आपके पास वही उतना है, अब उसको आप 10 दिन चला लीजिए, 5 दिन चला लीजिए, चाहे 1 घंटे में खत्म कर दीजिए, लंगर बंटवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। तो कहने का मतलब एक वो चीज़ें जो हमारे पास है लेकिन सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा का मतलब समझते हो, मतलब वापस अगर मुझे चाहिए तो फिर मुझे नहीं मिलेगा, या तो फिर मुझे उसी प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा उसको जैसे वो बना था। तो ये तो बात हो गई। दूसरा ये होता है कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड समझते हैं? अनलिमिटेड का मतलब होता है कि फिर उसमें सीमित की बात नहीं आती है। जैसे वाईफाई लगा लिया आपने, वाईफाई लगा लिया, एकदम अनलिमिटेड है। आप 720 में देखो वीडियो क्वालिटी, 1080 में देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने अनलिमिटेड नेट लगवा लिया है। लेकिन जब मोबाइल डाटा मिलता है, या तो 1.5 GB रोज का मिला, या 4 GB भी मिल रहा है, या 10 GB भी अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है, आने वाले टाइम में 10 GB भी कोई देता है, तो क्या वो सीमित हो गया, यानी आपको 24 घंटे के अंदर इतना ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखते हैं, अगर मात्राओं पर ध्यान देते हैं, दो तरह का हो जाता है ऊर्जा के बारे में। पहला अगर मैं बात करूं, ये हो गया ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। देखिए, जो नवीकरणीय मतलब जिसको फिर से रिन्यूएबल किया जा सकता है, जैसे वाईफाई हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये मान के चलिए वाईफाई जैसा है ये, कि अनलिमिटेड है, यानी कि आप इसको आप जितना भी इस्तेमाल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका मोबाइल डाटा हो गया। मोबाइल डाटा का मतलब क्या हो गया? मोबाइल डाटा का मतलब हो गया कि ये सीमित मात्रा में आपको दिया गया है। तो नवीकरणीय की यदि मैं बात करूं तो नवीकरणीय में क्या क्या आता है, जैसे कि आने वाले टाइम में ऐसा कहा जाता है कि जो सनलाइट है, यानी सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से हम बहुत सारे ऊर्जा का स्रोत है वो, और उससे हम और भी एडवांस तरीके से विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, उससे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब सूर्य का प्रकाश तो खत्म होने का नहीं है। इसके अलावा सौर का होता है, हवा, पवन देख लीजिए, हवा को देख लीजिए। तो अगर आप वायु को देखते हैं, पवन मतलब वायु को देखते हैं, तो इससे भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये भी कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है, हमारे पास है। तो इस तरीके से ये नवीकरणीय में आता है। अनवीकरणीय में क्या आते हैं? अनवीकरणीय में आता है जिसको रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। रिन्यूअल मतलब एक सीमित अवधि के बाद अगर वो खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाने के बाद अगर आप जाएंगे तो उसके बाद बोले कहाँ आए हो, कहते हैं कि हम लेने आए हैं। क्या लेने आए हो? तो ये तो वो लेने आए, मोबाइल डाटा इस्तेमाल करना। ये क्या हो गया? रात के 10 बजे देख रहे हैं, अब डाटा ही खत्म हो गया है। अब जूम की मीटिंग करनी है या किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है, या बहुत अच्छा एक मूवी देख रहे थे, अब फंस गए, अब क्या करें? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए वाईफाई करना पड़ता है, ये हॉटस्पॉट लेना पड़ता है, किसी दूसरे का वाईफाई लेना पड़ता है। ए सुनो ना, थोड़ा सा वो मेरा वो एक हॉटस्पॉट खोलो ना अपना, मुझे ना थोड़ा डाटा की जरूरत है, बड़ी अच्छा मूवी देख रहे थे और डाटा खत्म हो गया मेरे मोबाइल का। तो ऐसे ही किसी देश में अगर मान के चलिए जमीन के अंदर से कोई मिला है, अनवीकरणीय में पहले कौन कौन आता है बता देता हूं मैं। कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ये सारी चीजें आती है। तो किसी जैसे भारत देश है या किसी भी देश में ये कोयला, पेट्रोल, डीजल मान के चलिए जितना है, धड़ल्ले से उड़ा दिया। अब उसको क्या है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है, मैं बताऊंगा अभी। तो मिलेगा नहीं, तो बगल वाले देश से बोलता है ये सुनो तुम्हारे पास है क्या, हम तुमको ये दे देते हैं ना, ये तुम्हें दे दो। तो वही वाली कहानी हो जाती है। तो अनवीकरणीय का मतलब है जिसको हम वापस अगर करना चाहें तो उसको वापस आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाएगा, इसके लिए फिर से वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसेस से वो बना है। तो आता क्या है यहाँ पर? तो यहाँ दो कैटेगरी में मैं यहाँ पर बांट देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक जीवाश्म ईंधन बांट देता हूँ मैं, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ जो आप बीती मैंने बताया था। और दूसरा है यूरेनियम के बारे में बताऊंगा। ये भी एक अपनी, इसका यूरेनियम भी बहुत पगलेट है। ये पगलेट का मतलब है कि यूरेनियम ऐसा व्यक्ति है, ये व्यक्ति में बोले इतना विस्फोटक है कि इसी से जो है यूरेनियम की कहानी बताऊंगा अगर मैं, तो इसी से एटम बम बनता है। एटम बम मतलब परमाणु बम जिसको हम कहते हैं, जो इस पे क्या बोलते हैं, अमेरिका ने जापान पे नागासाकी, हिरोशिमा पर गिराया था। और कहते हैं कि
यूरेनियम का ही विस्फोट होता है और इसी से एटम बम बनता है। तो आज को मैं आपको बम बनाना नहीं सिखाऊंगा, ना बम बनाएंगे, लेकिन प्रक्रिया जरूर आपको बताऊंगा कि जो परमाणु बम होता है, उत्तरी कोरिया का जो था उसका शासक था, वो कहता था हम पॉकेट में लेकर परमाणु बम घूमते हैं। मतलब वो तो हमेशा सबको डराता ही रहता था कि हम तुमको ज़्यादा बोले उड़ा देंगे तुमको यहीं पर से। पाकिस्तान बोलता रहता मेरे पास एटम बम रखा पड़ा है, हालांकि हिंदुस्तान के पास तो ऑलरेडी एटम बम, इनकी अपनी कहानी है। तो अलग अलग अपने अपने आज लगभग देशों के पास जो एटम बम आ चुका है और बहुत ही विस्फोटक होता है। इतना विस्फोटक होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी रिलीज होती है 10⁻7 केल्विन। 10⁻7 केल्विन का मतलब समझिए, जब एक एटम बम गिराया जाता है तो एक चैन अभिक्रिया चलता है, श्रृंखलन अभिक्रिया चलता है। वो हम डिटेल अभी हम जानेंगे, इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में जरूर मैं बताऊंगा, अगर ये पार्ट नहीं हो, इसमें नहीं पूरा हो पाता है तो। मतलब इतना गर्मी पैदा हो जाता है कि थोड़े ही समय में जब एटम बम गिराया जाता है किसी जगह पे, तो वहाँ एक यूरेनियम का ऐसा रिएक्शन होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद उसी में से उसी, जैसे एक आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें पहले एक आदमी आया, उसने 2 लोगों को बताया, 2 ने 4 लोगों को बताया, 4 ने 8 लोगों को बताया, 8 ने 16 लोगों को बताया। तो ऐसे यहाँ पर भी कहानी चलती है और ये विस्फोट होता जाता है। टाइमिंग बहुत कम होता है, टाइमिंग इतना कम होता है कि पलक झपकते ही आप जो इंसान है वो सीधे भाप बन जाएगा। भाप मतलब हड्डी भी नहीं बचेगा उसका, पेड़ पौधे सब झुलस जाएंगे। तो अचानक से वही सोचिए क्या हुआ होगा जापान पे। अमेरिका और जापान के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऐसा अमेरिका को लगा था कि अमेरिका के कुछ पनडुब्बियों को जापान ने विध्वस्त कर दिया है, अटैक कर दिया है, कुछ अमेरिकियों को मार दिया है। तो अमेरिका ने डायरेक्टली जो है ऊपर से ला के दे धड़ाधड़ जो है उस पर गिरा दिया जापान पे। इसी से यूरेनियम से ही बनता है, वो गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया। और आज भी जो है कई पुश्तें, कई पीढ़ियां गुजरी, तब जाके मतलब लंगड़े लगड़े लूल्हे बच्चे जन्म लेते थे। उसका इतना, उसमें एक रेडियो एक्टिव पार्ट होता है। यूरेनियम वगैरह जो है काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब मैं बताऊंगा आपको कि रेडिएशन काफ़ी हाई होता है। इसको सीमेंट की दीवार भी नहीं रोक सकती, इसको लेड यानी जो शीशा लेड आप पढ़ते हैं उसे ढक कर रखना पड़ता है। आपने CID वगैरह एपिसोड में देखा होगा, ये बहुत सारे हॉलीवुड या साउथ की मूवीज में देखा होगा, जिसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो आप उसको केवल और केवल उन्हीं चीज़ों से रोका जा सकता है, उसको उन्हीं चीज़ों से रोका जा सकता है जो उसको रोक सकते हैं। बाकी आप डब्बा में पैक कर लीजिए या उसके ऊपर 10 दीवार लगा दीजिए, उसको आप रोक नहीं पाएंगे आप। और कई किलोमीटर एरिया में वो क्या करता है, लोगों के जाके स्किन में जाता है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो ये यूरेनियम को आप इतना सीधा साधा मत समझिए, ये एकदम से पगलेट टाइप का आदमी है। लेकिन हाँ, कंट्रोल तरीके से अगर किया जाएगा, कंट्रोल तरीके का मतलब है अगर हमारे कंट्रोल में सारा अभिक्रिया चलेगा, तो इसीलिए कंट्रोल होगा तो पावर प्लांट बना सकते हैं। पावर प्लांट बनाने का मतलब है कि छोटा सा यूरेनियम से बहुत बड़ा एनर्जी मिल जाता है। जैसे कि मान के चलिए 1 ग्राम यूरेनियम लेते हैं, 1 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम यूरेनियम लेते हैं तो कहते हैं 2.5 मिलियन टाइम कोयला का जो आप जलाएंगे, कोयला, जो कोयला से जो एनर्जी मिलती है 2.5 मिलियन, कितना हुआ 2.5 मिलियन मायने रखता है, वो 1 ग्राम यूरेनियम उतना एनर्जी दे देता है। तो समझिए कितना बड़ा है ये। तो पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर प्लांट का मतलब बढ़िया से सेटअप किया जाता है। भारत में 6 जगह पावर प्लांट इसका बनाया गया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, छोटा सा का मतलब है थोड़ा सा आप लेते हैं और थोड़े से में बहुत बड़ा एनर्जी बनता है, उस एनर्जी से आप विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ एडवांटेज है, पर कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर ये थोड़ा सा भी अनकंट्रोल हो गया तो उस एरिया में पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि एक रसिया में, रूस में हुआ था और एक अमेरिका में हुआ था। इन 2 जगह पर जो है पावर प्लांट में गड़बड़ी हुई थी और वहां पर जो है कहते हैं हजारों लोगों की मौत हुई थी और लगभग 400 किलोमीटर के एरिया को कवर किया था उसने। तो ये काफी समझदारी से करना होता है। अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो जर्मनी की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, ये लोग ऐसे देश हैं कि अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर प्लांट से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जापान 30% कर पाता है, 30% अपने देश में 30% कर पाता पावर प्लांट से। इंडिया केवल अभी ओनली इंडिया का 3% है। इंडिया अभी ज़्यादा इस तरह का डेवलप नहीं है कि इतने बड़े देश में केवल 6 पावर प्लांट है। बाकी कोयला से हम लोग काम करते हैं, अभी भी हम अपना ट्रेडिशनल कोयला से काम कर रहे हैं। लेकिन कोयला आता है किस में, कोयला आता है जीवाश्म ईंधन में। थोड़ा सा इंतजार आप करना, क्योंकि यूरेनियम के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम से। और हाइड्रोजन बॉम्ब भी पढ़ाऊंगा मैं। तो कहीं सर आज तो बॉम्ब फटेगा, रे भाई बॉम्ब ऐसा मत बोलो, कोरोना से वैसे ही लोगों का हालत खराब है। जानकारी होना अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉम्ब बनाओगे एकदम से, बॉम्ब बनाएंगे सर। हाँ, दिमाग में बना लो, एग्जाम में लिखने काम आएगा। तो ये हो गया कोयला।
पेट्रोल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैंने बोला ना बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बस सही टीचर पढ़ाने वाला होना चाहिए। कहते हैं मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, और सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लेंदी चैप्टर लगेगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, तो ये जो आप देख रहे हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये आता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म की क्या कहानी है, आइए भैया थोड़ा समझ लेते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। हेलो जीवाश्म भैया, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए अब आपको बताइए क्या हुआ आपके पास। तो कहता है मैं आत्मा हूं। अच्छा, ये मर गए हैं, अभी जिंदा नहीं है ये, है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश जो होता है जीवाश्म। जीवाश्म में क्या आता है, जिसके अंदर जीव, जैसे पेड़ पौधों को भी जीवाश्म में रखा जाता है, इंसानों को जीवाश्म में रखा जाता है। तो ये जितने या जानवर हो गए इन सबको जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म कैसे बनते हैं? अच्छा, आप लोग मर गए हैं, अच्छा मर गए तो भूत है भाई एकदम से, ओहो बच के रहना। चलो अच्छा, कहानी बताइए अपना, क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है कभी भूकंप आया था, या कभी धरती मतलब होता ना अचानक से गड्ढा हो जाता है, या चट्टान होता है, या कहीं दब जाते हैं, तो ये बता रहे हैं कि वहां पर ये दब गए थे। और क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, और कह रहे थे कि ये दब जाने के बाद धरती के नीचे गए तो बहुत गर्मी था। वो तो रहेगा ही, आपने पढ़ाई लिखाई किया होता तो आपको पता होता। धरती के नीचे क्या होता है? क्रूड होता है, बहुत अंदर जो है एकदम। आपने एक मूवी देखी होगी, क्या नाम था मूवी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप सर्च करोगे, अर्थ के ऊपर है, तो नीचे जाना होता, कोर में जाना होता, अर्थ का कोर होता है वहां पर, मतलब जितने भी आप लोहा वगैरह देखते हो सब पिघले हुए होते हैं, तो रहेगा ही रहेगा। और क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये जहां जहां दबे थे तो अलग अलग बने। जैसे कि ये बता रहे हैं कि अगर मान के चलो ये नॉर्मल जमीन के नीचे दबे हैं तो कोयला बनेगा। क्या बनेगा? कोयला बनेगा। और वही जो समुद्र के नीचे कई बार दब जाते हैं, समुद्र के नीचे वगैरह जो इधर उधर बन जाते हैं, या कहीं और मान के चलिए कभी समुद्र था या कोई ऐसे भी नॉर्मल बन गया, तो आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल वगैरह का जो है कुआं निकलता है, केरोसिन तेल, इस सब का कुआं होता है। कुआं का मतलब नीचे से हम निकालते हैं। तो यही सब होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे। दब जाने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर क्या हो गया, ये बदल गए इन चीजों में। कुछ और बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं प्राकृतिक गैस भी वहीं से इन्हीं के साथ आता है। यानी कि जब आप वहां खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद जो है वहां पर जो गैस निकलता है उसी को हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। हालांकि प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में है, लेकिन ये भी एक सीमित है। अगर क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जिस इंसान से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोयला को, 30, ये बता रहे हैं कि 100 साल, लगभग 100 साल बाद आपका कोयला भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास जितना इन्होंने ये जितना मर के कोयला बदले, ये जो कोयला पेट्रोल डीजल देख रहे हैं, ये बेचारे यही लोग मर के बदल गए, इन्हीं का शरीर, ये जो पेड़ पौधे यही बदल गए हैं इन चीजों में। और ये कह रहे हैं कि आने वाले लगभग 100 साल तक कोयला चल पाएगा, जिस तरीके से अंधाधुंध इनका जो है दोहन हम कर रहे हैं। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, अच्छा बताए पेट्रोल डीजल कितने दिन चलेगा भैया? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं 30-35 साल, हद से हद 40 साल। जिस तरीके से चल रहा है 30-35-40 साल में कोई पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा आपका। तो बड़ी दुखद बात है ये तो एकदम से। तो इसलिए इसको तो अनवीकरणीय में डाला है, इसको हम वो नहीं कर सकते हैं। वैसे यूरेनियम से भी काम किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यूरेनियम में भी थोड़ा सा लफड़ा है। यूरेनियम में क्या लफड़ा? यूरेनियम 2 तरह का होता है। यूरेनियम होता है 2 तरह का, एक होता है U-235 और एक होता है U-238। 92 पे आता है ये। अब जब मान के चलिए आप 10 ग्राम निकालेंगे कहीं से, अगर आप 10 ग्राम यूरेनियम कहीं मिल भी जाता है आपको, तो आपको केवल 3 ग्राम ही यूरेनियम यहाँ से मिल पाएगा। बाकी 7 ग्राम आपको 238 वाला मिलेगा, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 238 वाले का कोई यूज ही नहीं है। और पहली बात, यूरेनियम तो हर जगह होता नहीं है, यूरेनियम हर जगह होता नहीं है, और अगर कहीं मिल भी है गलती से आपको तो 235 बहुत कम मिलता है। तो यूरेनियम का ये है, इसीलिए अब पूरी दुनिया की निगाहें नवीकरणीय स्रोतों पर है। सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन चक्की हो गया, कैसे हम पानी को टरबाइन घुमा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पर जो नदी होती है वहाँ पर बांध बना देते हैं। बांध बनाने के बाद उसको इस तरह से पानी को नीचे गिराते हैं कि वहाँ एक सिस्टम लगा होता है। क्या लगा होता है? सिस्टम। तो वहाँ एक टरबाइन लगा होता है, टरबाइन पे पानी गिरता है, वो ऐसे घूमता है, गतिज ऊर्जा में आ जाता है, चुंबक वगैरह लगा होता है, वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो ये भी अपने देश में है। एक मूवी आपने देखा होगा, आप देखना 2005 के आसपास आई थी, शाहरुख खान की मूवी स्वदेश। उसमें वो दिखाते हैं कि कोई किसी अच्छे नासा या किसी जगह का साइंटिस्ट होता है वो, तो वो जब अपने गांव आता है तो वहाँ बिजली नहीं होती है, तो किस तरीके से वो आखिरी मूवी तक दिखाया कि वो बिजली कैसे अपने गांव में बनाता है, उसमें बेहतर तरीके से दिखाया है।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नवीकरणीय स्रोतों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, जबकि जो जीवाश्म ईंधन है इनको बनने में ही बहुत टाइम लगता है। लाखों करोड़ों साल पहले जो दबे थे बेचारे, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। और आज भी कहीं ना कहीं जो दब जाते हैं, यानी वो लाखों करोड़ों बाद होंगे। यानी आप सोच के जरा इमेजिन करके देखो कि सच में अगर कोयला 100 साल बाद खत्म हो जाए, पेट्रोल या डीजल 35-40 साल बाद खत्म हो जाए, तो फिर हमारा विकल्प क्या बचता है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी एक सीमित मात्रा में है। अब सीमित मात्रा में है तो उसका भी इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं फिर उस दुनिया वहां तक पहुंचेगी या कुछ और होगा, देखा जाएगा। वैसे पहले भी लोग बैलगाड़ी चलाते थे, ये तो अब जाके, अब देखो ना, अब जाके गाड़ी मोटर का आविष्कार हुआ, जहाज बना, ये बना। लगभग कितना हो रहा है ये? 200-300 सालों की कहानी है ये। मतलब कि अभी तक दुनिया बनी, मेरी बात ध्यान सुनना, जितनी अब तक धरती के बनने से लेके अब तक की अगर बात करें तो कितने करोड़ों साल बीत चुके हैं, अरबों करोड़ों साल बीत चुके हैं। इतने सालों में मात्र 200-300 सालों में इंसानों ने इतना अंधाधुन यूज किया कि अब ये कह रहे हैं कि हम खत्म होने के कगार पर हैं। यानी कि अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करो तो हो सकता है तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां हमें देख भी ना पाए। यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब मान के चलो, अगर एवरेज भी लेकर जाएं 50-60 साल की कहानी है ये। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है तो 200-300 साल, यानी उससे पहले तक ही कोई इस्तेमाल ही नहीं होता था उतना, और जब इस्तेमाल नहीं होता था तो भरपूर थे। तो 200-300 सालों में इन्होंने उड़ा दिया, और इसको बनने में कितना टाइम लगा? लाखों करोड़ों साल लगा। और खत्म करने में हद से हद मान लीजिए 400 साल, 500 साल, खत्म करने में 400-500 साल, और बनने में लाखों करोड़ों साल। तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर अभी वाला खत्म हो जाएगा तो आने वाले टाइम के जो बच्चे होंगे, जो आने वाली पीढ़ियां होगी, आने वाली जो आबादी होगी, वो किस तरीके से करेगी? अब वो इलेक्ट्रिसिटी से करेगी। इलेक्ट्रिसिटी को आज आ गया ना, चार्जर वाला आ गया है, आपका ई रिक्शा वगैरह आ गया है, बसें भी आजकल आपका इलेक्ट्रिक चार्ज करके कर सकते हैं। और वो कहाँ से करेंगे? फिर सूर्य के प्रकाश से करेंगे, पवन से। कुछ ना कुछ मतलब होगा। हमें इतना टेंशन नहीं लेने का है कि दुनिया फिर क्या होगी, 400 साल बाद क्या होगा, ओहो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत टेंशन। अरे उतना टेंशन ना लो, अपने पढ़ाई के बारे में सोच लो। अभी अक्टूबर में, अप्रैल में पेपर, इतना ही सोच लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो तुम छोड़ दो वक्त के साथ। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश कर दी है आपको कि किस तरीके से ऊर्जा होता है, ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया आपका। आइए कुछ आगे हम बात करते हैं, और आगे जो है बात करने में देखते हैं कि आगे क्या है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं तो डेली नीड्स में, यानी रोजाना जो है 85% जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जीवाश्म ईंधन के बारे में इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं पता था तो कुछ नहीं था, एकदम बैलगाड़ी पे चलते थे, हुड़ हुड़ चल चल, हुड़ 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 ऐसे करके चलते थे। और जब पता चल गया कि जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल से गाड़ी चलेगा, मजा आ जाएगा, तो रगड़ के इस्तेमाल किया। मतलब पहले जो ट्रेन चलता था कोयला पर, कोयला ठूस ठूस के जलाया, ठूस ठूस के जलाया, एकदम मार ट्रेन चला रहा खूब। आपने गदर मूवी वगैरह में देखा होगा ट्रेन कैसे चलता था कोयला से। फिर बाद में गाड़ी आ गया तो पेट्रोल डीजल को उड़ाने लगा। पता चला प्राकृतिक गैस भी कोई चीज होती है, नेचुरल गैस से भी गाड़ी चलाने लग गया। मतलब ये इंसानों का एकदम लालची प्रवृत्ति ऐसा है कि क्या बोले, वो नहीं बोल सकता मैं, एक देसी कहावत है, बहुत भद्दा लगेगा, चलो हटाओ। तो वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि जब नहीं पता तो नहीं पता था, जब पता चल गया तो 85% डेली नीड्स में यही यूज होता है। आप उठा के कितनी गाड़ियां चलती है, कितने सारे काम होते हैं। कोयला बचा है तो लाख, कितने, एक रिपोर्ट में आता है कि एक साल, अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो एक साल में लगभग जो है 1.9 अरब टन कोयला जलाया जाता है। ओ माय गॉड, एक साल में पूरे वर्ल्ड की बात करें, अलग अलग देशों, सबको, पूरे दुनिया को मिला दिया जाए तो 1.9 अरब टन। अब आप जरा सोच के देखिए कितनी तेजी से इसका दोहन हो रहा है। 1.9 अरब टन, अरब टन, देखिए ध्यान से, 1.9 अरब। इसी को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पता नहीं कितना जीरो आ जाएगा। फिर टन में बदलिए, किलो भी नहीं है, टन में बदलिए। मतलब सोच कर भी लगता है कि एक साल में, तभी तो कोयला चिल्ला रहा है कि भाई जिस तरीके से तुम कर रहे हो हमारा तुम खत्म कर दोगे एकदम से। 100 साल से ज्यादा हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे एकदम से, तुम लोग ऐसे, उससे पहले खत्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि 100 साल बाद हम तुमको दिखाई देंगे। तो ये जीवाश्म ईंधन के बारे में है। जीवाश्म ईंधन के पास क्या होता है, आखिर जीवाश्म ईंधन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में होता है रासायनिक ऊर्जा। देखिए रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का मतलब जिससे अभिक्रिया वगैरह करवाते हैं, अंदर में कुछ रिएक्शन करवाते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में होता है। और रासायनिक ऊर्जा ही बदलता है, किसमें बदलता है? तो आप देखिए कोयला से अगर आप चाहें
तो उसके भाप से आप गतिज ऊर्जा बदल सकते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा दे सकते हैं, उष्मा ऊर्जा दे सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हैं। यांत्रिक मतलब दोनों आ गया, आपका गतिज आ गया, स्थितिज दोनों आ गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो जीवाश्म वाला गाड़ी चलाते हैं क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी जो चलता है तो गाड़ी जो बर्न करता है, जो आपका डीजल पेट्रोल जो होता है वो क्या करता है, वहां भी एक सेटअप होता है जहां पर आपके व्हील से आपको चक्कों गाड़ी को मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हो गई। निर्माण की बात करूं तो अरबों खरबों साल पहले पौधों और जीवों के अवशेष भूमि के नीचे दब गए। साल दर साल पृथ्वी के क्रोध के ताप तथा मिट्टी एवं चट्टानों के दाब के कारण यह दबे हुए अपघटित कार्बनिक पदार्थ, देखिए कार्बनिक पदार्थ एक शब्द बोलते हैं कार्बनिक, जीवाश्म में आता मैं लिख देता हूं, कार्बनिक पदार्थ है ये, कार्बनिक पदार्थ। कार्बन अभी पढ़ेंगे आप, एक कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारे शरीर में या किसी में भी कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जीवाश्म में तो 100% होगा, जब इंसानों में इतना है, पेड़ पौधों में कार्बन है, तो उनका जो अवशेष होगा, जो डेड बॉडी होगा, उनमें भी होगा। तो कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये क्या थे, कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म ईंधन में, जब ये डेड हो गए तो कन्वर्ट हो गए ये। कोयला की बात करूं तो कोयला का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, दब जाते हैं। कैसे दब जाते हैं, उच्च दाब, नीचे चले जाते हैं वो, चाहे किसी भी वजह से हो, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो या किसी भी तरीके से हो। तो जब नीचे का उच्च दाब, दाब का मतलब अब मिट्टी के नीचे जाएगा, ऊपर लेयर बन गया है तो कितना वो उसका दबाव बढ़ जाएगा, अंदर टेम्परेचर हाई होता है, पूरा हाई टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होता है, दूसरे ईंधन की अपेक्षा कम समय में बन जाते हैं। यानी कि जो कोयला है वो पेट्रोल डीजल के अगर हम तुलना करें तो पेट्रोल डीजल को बनने में ज्यादा वक्त लगता है, कोयला थोड़ा सा कम वक्त में लग जाता है। लेकिन फिर भी अरबों खरबों साल लिख रहा है ये। अब अरबों खरबों साल मतलब जीवाश्म के बारे में दे रहा है, तो चलिए इनमें से थोड़ा कम समय में कोयला बन जाता है। कम मतलब ये मत समझ लेना कि आज लकड़ी को हमने नीचे डाला है और कल कोयला मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसकी जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूं, कोयला बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्वालिफिकेशन। यहां लिख देता हूं कोयला बनने की प्रक्रिया। कोयला याद आ रहा, कोयला से एक मूवी थी शाहरुख खान की, बहुत, उसमें गूंगा का रोल करता है। कोयला बनने की प्रक्रिया कहलाती है क्वालिफिकेशन। कोयला के खादान का दिखाया। फिर एक मूवी गुंडे मूवी आई थी, गुंडे मूवी में भी जो है वो दिखाते हैं, उसमें स्टार्टिंग ये होता है कोयले के खादान वगैरह से होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इन मूवीज के बारे में, आप देख सकते हो कि कोयले का खादान कैसा होता है। जो निर्माण की प्रक्रिया, मैं खादान की बात अभी नहीं कर रहा, मैं निर्माण, जो जीवाश्म ईंधन है, जो कार्बनिक पदार्थ है जिससे कोयला का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया जो इतना लाखों करोड़ों साल लगा है इसको बनने में, इसको हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, कोयला कई तरीके का कोयला होता है, ऐसा नहीं कि एक तरीके का होता है, कोयला कई तरीके का होता है। अगर मैं कोयले का प्रकार लिखूं तो नंबर 1 जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। पीट, पीट मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं पीट, पीट मतलब ये नहीं कि आओ और जाके पीट दो, पीट कोयला वो नहीं। दूसरा जो होता है, दूसरा आपका होता है लिग्नाइट, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो आपका कोयला होता है, तीसरे कोयले की अगर बात करूं तो वो होता है उप बिटुमेनी, उप बिटुमेनी। और जो चौथा दिया है वो दिया है बिटुमेनी। तो इस तरीके से जो है 4 प्रकार के कोयला होते हैं और ये अलग अलग अवस्था है। जैसे कि अगर हम पहले कोयले की बात करें तो पहला कोयला जो होता है वो होता है पीट कोयला। पीट कोयला का मतलब ये होता है कि मृत या अपघटित पादप का संग्रह होता है, जो सड़ जाते हैं, जो नीचे आप दब गए हैं, अभी पूरी तरह से हम पहुंचे नहीं है प्योर कोयला पे। जैसे जैसे एक एक कोयले से गुजरते जाएंगे तब हम सर्वोत्तम कोयले पर पहुंचेंगे। तो अगर हम पीट की बात करते हैं तो पीट जो है एक लकड़ी की जगह ऑप्शनल होता है। जैसे लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, लकड़ी कैसा होता है, काफी हार्ड होता है, उसी तरीके से ये पीट कोयला होता है। मतलब आप छुएंगे तो लकड़ी जैसा ही हार्ड होता है ये, मतलब देखेंगे हार्ड वाला होता है। लेकिन क्या है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है। आप कहेंगे सर ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जब मैं आपको बोलूंगा कैलोरी मान बोलूंगा, कैलोरी मान का मतलब अगर आप 1 किलो कोयला लेते हैं तो उसमें कितना जूल निकलता है, यानी कितनी एनर्जी बनती है, कितना ऊर्जा का निर्माण होता है जलाने पर, उसी को कैलोरी मान कहते हैं। तो आप देखेंगे पीट का कैलोरी मान बहुत कम होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिग्नाइट का होता है, लिग्नाइट से और बढ़िया उप बिटुमेनी का होता है, और सबसे बढ़िया जो कैलोरी मान आता है वो बिटुमेनी का होता है, जो सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। अगर इनकी बात करूं मैं लिग्नाइट वगैरह की, तो लिग्नाइट भूरे रंग का होता है, यानी कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें पादप चीजें यानी पदार्थ, पत्ते वगैरह, पेड़ पौधे सब मिलाए गए, आसान से आप पहचान सकते हैं।
अगर अब मैं उप बिटुमेनी की बात करूं तो ये जो है उप बिटुमेनी आप देखेंगे ये हल्के काले रंग का होता है, ये हल्के काले रंग का होता है और इसका कैलोरी मान जो है बस आदर्श कैलोरी मान से थोड़ा सा कम होता है। अब आदर्श देखिए, जहां भी विज्ञान में आदर्श शब्द आएगा, आदर्श को इंग्लिश में आइडल बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना आदर्श विद्यार्थी, तो आदर्श विद्यार्थी क्या होता है, सुबह 4 बजे उठता है, प्रातःकाल 4 बजे उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद अपने पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद माता पिता के चरणों को चरण स्पर्श करता है, फिर अच्छे से नाश्ता करके खाना खाकर वो स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, अपने गुरुजनों के पांव छूकर प्रणाम करता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं करता है, एकदम पढ़ाई पर ध्यान देता है, टॉपर होता है। आदर्श कुछ होता है क्या? नथिंग। आदर्श कुछ नहीं होता, आइडल कुछ नहीं होता है। ये साइंस भी कहता है, मैं नहीं कह रहा, साइंस भी कहता है, लिख देता है आदर्श मान। आदर्श मान मतलब 100 जूल होना चाहिए, आदर्श मान 100 जूल होना चाहिए, लेकिन कहेगा आज तक 100 जूल किसी का हुआ ही नहीं है। तो तुम बोल क्यों रहे हो? तो बोल इसलिए रहे हैं कि 100 जूल अगर होगा तो ये आदर्श होगा। अभी 90 तक पहुंचा है, 95 तक पहुंचा है। तो आदर्श का मतलब आप जहां भी देखो बोलते हैं ना, आदर्श स्त्री, आदर्श पतिव्रता स्त्री, पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करती है, मतलब हे देव आप आ गए क्या, चलो आप पुराना छोड़ दो, आज की डेट में बात करें। ऐसी कितनी पत्नियां होगी जो गुस्सा आने पर भी जो है पति को ऊंची आवाज में ना बात करती हो। तो आदर्श तो कुछ होता नहीं, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श कुछ भी। तो साइंस में भी जहां भी आदर्श की बात आएगी तो आप समझना कि आदर्श वाली, जैसे वो अभी पढ़ोगे गैसेस में पढ़ोगे, आदर्श गैस होता है, तो आदर्श गैस में जो भी चीजें कहती है ये होना चाहिए, होना चाहिए, बट एक्चुअली होता नहीं है। कहता अगर ऐसा हो जाएगा तो आदर्श होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे जो आदर्श की वाली बात करते हैं, यहां पर सबसे उच्च जो कैलोरी मान आता है वो किसका आता है, मैं रेड पेन से कर देता हूं, सबसे बेटर कोयला बिटुमेनी होता है। यह अवस्था है, यानी कि अगर आप पीट से जाएंगे लिग्नाइट में तो आप जब अवस्था और बढ़िया होगा, यानी थोड़ा वक्त और पहले पीट का निर्माण होगा। अभी अब पीट का निर्माण हो चुका है, अभी ये लिग्नाइट बनने वाला था कि इंसान लोग ने खुदाई करना शुरू कर दिया, वहां से कोयला को निकाल दिया, तो उसको क्या मिलेगा, पीट मिलेगा। फिर उसको उस हिस्से पे, जिस हिस्से पे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी तो वो मिट्टी के अंदर गया ही था डेड बॉडी, अभी वो थोड़ा वक्त ही लिया था उसने, और इसने क्या किया, खोदना शुरू कर दिया, मिलना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं पीट। अब पीट थोड़ा और वक्त लेगा, मान लो थोड़ा देर बाद खुदाई करता या कुछ ऐसा जगह जहां पर, तो लिग्नाइट बनेगा। लिग्नाइट का मतलब हो गया थोड़ा सा और अच्छा बना। लिग्नाइट के बाद और थोड़ा वक्त लेगा तो क्या बन जाएगा, उप बिटुमेनी मिल जाएगा, और उप बिटुमेनी और बढ़िया वक्त आप दोगे तो ये बन जाएगा बिटुमेनी। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉपर समय दिया जाए तो ऑलरेडी पहले पीट का निर्माण होगा, वही लिग्नाइट में बदलेगा, फिर वो उप बिटुमेनी में बदलेगा, फिर वो बिटुमेनी में बदलेगा। आपने देखा होगा जो कोयले की खान होती है वो बहुत ही गहरा कोयले खान होता है, यानी बहुत नीचे सुरंग बना के जाना पड़ता है। वो आपने देखा होगा मजदूरों को, आप अभी आपने नहीं देखा तो आप देखना, कोयला मूवी देखना शाहरुख खान का, या गुंडे मूवी देखना, ये सारी चीजें कोयला में बहुत बेटर तरीके से समझाया, क्योंकि कहानी ही कोयला पर घूमती है। जो हाफ इंटरवल से पहले तक की कहानी जो है उसी पर घूमती है वो। तो उसमें कोयले में कभी कभी पता है डायमंड, हीरा भी मिल जाता है। कहते हैं ना कि कोयले की खदान में हीरा भी मिल जाता है। तो हीरा कैसे मिल जाता है, जब ज्यादा टेम्परेचर मिल जाता है और ज्यादा उस पर दबाव बन जाता है, जैसे ज्यादा दबाव बन जाता है तो कुछ कोयला जो है हीरा बन जाता है, मतलब कोयला ही हीरा बनता है। अगर आप, मैं हीरा डायमंड की बात करूं तो डायमंड भी जीवाश्म ईंधन होता है, हालांकि इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं। डायमंड जिसके बारे में अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है, इसमें स्मगलिंग हो रहा है, तो हीरा को लेके जा रहा है, या आए दिन सुनते हैं क्राइम वगैरह होता है, हीरा करोड़ों रुपये का आता है, तो ये भी जीवाश्म का ही एक पार्ट है। कहते हैं ना कि हीरे की खान में डायमंड होता है, यानी कि कई बार यह बोलते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे करके कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई इससे गरीब है लेकिन फिर भी इसके अंदर टैलेंट है, या बहुत सारी चीजें, ये पढ़ा लिखा नहीं इनके घर में कोई है लेकिन ये फिर भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे करके बोल सकते हैं जहां पर बिल्कुल भी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन कई बार वहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने आप में ही कहते हैं दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है, और वो आपके अंदर भी होगा। आप अपने अंदर झांक के देखो, कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपकी क्वालिटी क्या है। खैर अभी तो आप 10th के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको चीजें क्लियर आ रही है, लेकिन अब अपने अंदर झांक के देखोगे तो कुछ ना कुछ टैलेंट आपको नजर आएगा, और दुनिया में उसी टैलेंट की पूजा होती है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से ही इंसान जो है बहुत पैसा कमाया जा सकता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर व्यक्ति सबसे पढ़ा लिखा होता, या ये बोल सकते हैं कि जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं। ऐसा इससे ऐसा कुछ नहीं है कि
मतलब अमीरी के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या जिंदगी जीने के लिए केवल इसी से हो सकता है? कोई अच्छा संगीत का गुण उसके पास हो, टैलेंट हो, किसी का डांस का टैलेंट हो, कोई अच्छी मिमिक्री कर सकता हो। अब मुझे पता है मुझे पढ़ाने का टैलेंट है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ। अलग अलग लोगों का अलग अलग टैलेंट होता है, वो आपको समझना होगा। खैर ये तो ये चीजें रह गई। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से कोयला चार अवस्थाएं होती है, नहीं चार प्रकार कोयला का मैंने बता दिया, पीट, लिग्नाइट, उप बिटुमेनी और बिटुमेनी के बारे में मैंने बता दिया। इतनी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं कि कोयला से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, कोयला से कैसे विद्युत बनता है। देखिए विद्युत बनने के लिए अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। उसमें होता क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है और उसमें लगा होता है टरबाइन। टरबाइन किसको कहते हैं? तो टरबाइन जो होता है इस तरीके का होता है। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपको। ये जैसे हो गया ये वाला, अब इसमें क्या लगा होता है? इस तरह से ये लगा होता है, ये इस तरह से ये लगा हुआ है, ये इस तरह से ये लगा होता है, ये मूव करवाने के लिए होता है। तो यहाँ जब कोयला को जलाते हैं, यहाँ जब ये कोयला जलने के बाद ये जो निकलता है, भाप निकलता है, इसको मूव करता है, इसको मूव करना शुरू कर देता है। और जब इसकी मूव कर, टरबाइन इसको बोलते हैं, इसी को टरबाइन कहते हैं। जब ये मूव करना शुरू कर देता है तो होता क्या है, यहाँ पर मूव करने के बाद यहाँ पर चुंबक वगैरह सेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, विद्युत ऊर्जा उसमें आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोयला से जो है विद्युत का निर्माण होता है, और हमारे देश में वैसे भी कोयला से विद्युत का निर्माण होता ही होता है। अगर मैं प्राकृतिक गैस की बात करूं, आइए थोड़ी जानकारी प्राकृतिक गैस के बारे में भी ले लूं। तो प्राकृतिक गैस मीथेन होता है, मीथेन एक गैस है। जनरली ये दलदली वाले इलाकों में पाए जाते हैं, या जानवरों के पाचन प्रणाली का एक उप उत्पाद है। मतलब कि आप देखेंगे कि जो गोबर वगैरह होता है, जानवर का जो मटेरियल होता है, उसमें जो है उसके अंदर जो है बढ़िया तरीके से जो है नेचुरल गैस को बनाया जाता है। जैसे अभी आप एक पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है या नहीं है, कि गांव में लोग या बड़े प्लांट तैयार करके आप गोबर से भी वहाँ पर बिजली का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे गैस आप बना सकते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस में आता है। और कोयला एवं पेट्रोल से ज़्यादा है लेकिन सीमित है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। और गैसोलीन से ज़्यादा अच्छा ईंधन है। गैसोलीन में कौन आता है? गैसोलीन में पेट्रोल और डीजल आता है, जो प्योर अमाउंट में होता है। प्योर अमाउंट होने का मतलब हुआ कि आपके जो है बढ़िया तरीके से जो आप उस पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, उससे बेटर होता है ये। और अभी खर्चा लागत में भी प्राकृतिक गैस सीएनजी कम होता है। तो तमाम जानकारी मैंने देने की कोशिश की। चैप्टर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, और अगर मैं एक एक टॉपिक पे इतना बात करने लगूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं प्रॉपर जानकारी के साथ आपको दूँ। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे यूरेनियम के बारे में, जो यूरेनियम बच गया है इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और आगे चीज़ बहुत सारी ऐसे स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे दिन दुनिया देश की खबर के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ क्या कैसे, वह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, डिटेल बताऊंगा आपको। तो बने रहिएगा पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 इसी चैनल पर आपको अवेलेबल है, अपलोड हो चुका है, आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ। नई बात यह है, जो हमेशा मैं वीडियो के आखिरी में बात करता हूँ, कि जिन बच्चों को लगता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। देखिए दो बातें होती हैं। पढ़ने का मन तब नहीं करता है जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। जैसे मेरे लाइफ में कई सारे इंसिडेंट ऐसे घटना घटे। अभी एक लड़का जो था 10th में मेरे साथ हुआ, मेरे से पढ़ना शुरू किया। उसने बोला सर, अभी जान पहचान के लोग थे, मैं मना नहीं कर पाया, तो वो थे, बोले सर इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो मैंने ठीक है गाइड कर देते हैं। तो उससे मैंने हालचाल लिया। कहता सर मैथ समझ में नहीं आता है, साइंस तो छोड़ दो, कहता मैथ समझ में नहीं आता। तो उसको मैंने 3-4 महीने पढ़ाया। 3-4 महीने पढ़ाने के बाद उसका मैथ इतना बढ़िया हो गया कि टेस्ट वगैरह में 20 में जो यूटी वगैरह होता है वो 18-19 नंबर लाता था। काफ़ी बेटर हो गया उसका मैथ वगैरह। और कहा सर मैथ बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो कहने का मतलब अगर एक अच्छा शिक्षक हो, एक अच्छा टीचर हो, तो एक टीचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे, आपकी गलती है ही नहीं इसमें। या तो आप बिल्कुल भी निठल्ले बच्चे होते हैं, बिल्कुल बेकार नालायक बच्चे होते हैं, जो अच्छा टीचर पढ़ा भी रहा है फिर भी वीडियो भगा भगा के देख रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं कौन सी खुजली हो रही है, पता नहीं कितने अंबानी के परिवार से बिलोंग करते हैं वो, कि उनके पास मर्सिडीज जगुआर कौन सी गाड़ियां हैं, वो नहीं भी कमाएंगे, नहीं भी कुछ करेंगे तो पैसा बहुत है। अगर ऐसा है भाई साहब तो फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं काम करोगे तो भी पैसा आता रहेगा। दुनिया में ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनकी बाप दादा की संपत्ति है, 1-2 लाख रुपया किराया आ जाता है, ये आता है वो आता है, खूब चिकन काटते हैं, मुर्गा चलता है, दारू चलता है, मस्त जिंदगी कटती है। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ आपको मान सम्मान है अपने लेवल पे, बाप की संपत्ति बाप दादा की संपत्ति पे नहीं, अपने पैरों पे अपने नाम कमाना है,
तो फिर आपको अपना टैलेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत बेसिक है, 12वीं तक की पढ़ाई तो आपको ढंग से ही करनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कोई भी चैप्टर है, कोई भी चीज़ अगर इंटरेस्टिंग तरीके से आपके पास प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। क्योंकि काम और प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई बोलेगा किसी को जबरदस्ती तुम पढ़ो, अगर तुम्हें मैथ समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, डंडे से उसे पीट लीजिए, मैं कहता हूं उसे कुछ उम्र बना दीजिए, पीट पीट के उसको भरता कर दीजिए, इसके बावजूद उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर जबरदस्ती पढ़ने भी अगर वो जाएगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो इंसानी नेचर का एक फोबिया होता है, दिमाग में एक फोबिया बन जाता है, एक डर पैदा हो जाता है कि मुझे ये काम मैं नहीं कर सकता। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को लेकर आपके दिमाग में कोई फोबिया बने या डर बने। तो एक अच्छा टीचर हमेशा अच्छे बच्चों को करता है, क्योंकि सारे बच्चे ही टॉपर हैं। मेरा मानना है सारे बच्चे टॉपर हैं, कोई किसी का दिमाग ना कम है ना ज़्यादा है। इंटरेस्ट वाली बात आती है। जैसे मैं 12th में था तो 2 मेरे मैथ के टीचर थे, तो एक मैथ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे पर मेरा इंटरेस्ट बनता नहीं था। तो जब जब उनका क्लास चला, जितनी चैप्टर उन्होंने मैथ में पढ़ाई, वो आज भी चैप्टर मुझे बोरियत लगती है। लेकिन जो दूसरे टीचर थे वो इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ पढ़ाते थे कि उनके मैथ में ना मुझे नींद आती थी, और आज भी मैं उन चैप्टर को ढंग से समझ पाता हूँ। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे आने के बाद आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग तरीके से वाकई में मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ या आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में आके बताएं। इससे क्या होता है, हमें आइडिया लगेगा, हमें पता चलेगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चे कौन है? आप ही तो बच्चे हो। मैं आप ही के लिए तो काम कर रहा हूँ। सबको छोड़ दो, अपने आप को लो। मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ। जो आप मुझे सुन रहे हो, मैं केवल और केवल आपके लिए कर रहा हूँ। आप लाखों बच्चों को भी हटा दो, क्योंकि लाखों बच्चों में केवल एक एक जोड़ने पर ही लाखों आता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए, या आपको लगता है कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, चीज़ें और होनी चाहिए, तो कमेंट में जाकर आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अपने आप को मैं और अपडेट कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वीडियो रिलेटेड धड़ाधड़ वीडियो आते रहते हैं, तो आपके पास कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसे वीडियो हो जो एग्जाम से रिलेटेड हो, और वो उसमें एग्जाम में 10 नंबर 20 नंबर आने वाला हो, और वो मिस हो जाए केवल इसलिए क्योंकि आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया था, नोटिफिकेशन आपके पास आ नहीं पाया। प्रॉपर हम एक फैमिली का हिस्सा हैं, आप हैं और हम हैं, हम दोनों मिलकर इस चीज को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं अगले पार्ट में दमदार जोशीले अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।